डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आज से एक नई श्रृंखला लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और वह है विषय महाकवि कालिदास। मित्रों, जब जब कवि, नाटककार या ऐसे किसी साहित्यिक दृष्टि से किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना समालोचना होती है तो महाकवि कालिदास प्रथम नाम है जिन्होंने हम समस्त भारतीयों को, हमारी संस्कृति को, हमारी सनातन परंपरा को जिस किसी ने भी सर्वाधिक प्रभावित किया है वे हैं महाकवि कालिदास। और यही कारण है कि मैं यदा कदा कहता हूं कि भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता यदि कोई हैं तो वे हैं महाकवि कालिदास। अब यहां पे प्रश्न उत्पन्न होता है कि महाकवि कालिदास महान या उनके काव्य महान। तो एक सामान्य सी उस पर एक टिप्पणी है और वो टिप्पणी इस रूप में हम देखते हैं कि जो भी कोई साहित्यकार होते हैं या जो भी कोई साहित्य होता है वह साहित्य कवि प्रतिभा से प्रसूत होता है। दूसरे शब्दों में वह प्रतिभा कवि में होती है जो कि साहित्य बनकर हमारे सामने उपस्थित है। तो दैट इज कह सकते हैं कि मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ इंटेलेक्ट ऑफ एनी पोएट दैट इज नोन एज लिटरेचर। तो उस दृष्टि से अब हम यहां पर अवश्य कहेंगे कि नहीं, व्यक्ति महान होता है और व्यक्ति की वह महानता उनके काव्य से, उनकी कृतियों से होती है। और इसी महान कवि में महाकवि कालिदास अग्रगण्य हैं। कई बार हम लोगों ने सुना, कई बार हमारे सामने चर्चा आती है कि लोग उपाधियां देते हैं आधुनिक कालिदास की, अर्थात आज के जो उत्कृष्ट कवि होते हैं उनको कालिदास सम्मान से उनको सम्मानित किया जाता है। तो आज हम उसी कालिदास के विषय में जानेंगे जिसने भारत को सही अर्थों में भारत के रूप में देखा। अगर हम इनके परिचय की दृष्टि से देखें तो इनके परिचय की एक श्रृंखला हो सकती है। हम उनके जीवन वृत्त के विषय में जान सकते हैं, हम उनका समय यानी कब हुए महाकवि कालिदास इस प्रकार से जान सकते हैं। कालिदास कहाँ के थे यह भी एक आज यक्ष प्रश्न है और इसे कोई सुलझा नहीं पाया है। कालिदास की कृतियां जो हैं हमारे सामने उपलब्ध हैं, उन कृतियों के विषय में न्यूनातिन्यून हम सभी जानते हैं, लेकिन उन काव्यों में, उन कृतियों के मध्य में क्या है, उनके भी वैशिष्ट्य को, उनके भी विशेषता को हम जानेंगे इसी अपनी श्रृंखला में। अब यदि महाकवि कालिदास को हम देखें, महाकवि कालिदास को जानें, तो कालिदास के विषय में कई सूक्तियां प्राप्त होती है, कई नाम होते हैं। अगर हम सद्यः कालिदास के कंट्रीब्यूशन को जानना चाहें, कालिदास का अगर एक परिचय लेना चाहें, तो हम आप सभी जानते हैं जिसे कहते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। अब ये जो संस्था है, ये जो चिकित्सालय है, इसका एक उद्देश्य वाक्य है और वह उद्देश्य वाक्य है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमें, आपको, सबको यह जानकारी होनी चाहिए कि यह जो पंक्ति है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह महाकवि कालिदास की देन है। महाकवि कालिदास के कुमार संभवम के 5वें सर्ग का एक प्रसंग है जिस प्रसंग में भगवान शिव पार्वती से आकर के कुछ प्रश्न पूछते हैं। जो पार्वती तपस्या कर रही होती हैं और उस तपस्या के जो सुख दुख हैं उसके विषय में भगवान शिव कुछ प्रश्न पूछते हैं। उन्हीं में से एक प्रश्न है इस रूप में कि अपि क्रियार्थम सुलभम समित कुशम जलान्यपि स्नान विधि क्षमाणिते अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। दूसरे शब्दों में कि आप जो तपस्या कर रही हैं उसमें कुशाघास, समिधाएं आदि सुलभ तो हैं, आपके लिए स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, योग, तप आदि के लिए जल तो उपलब्ध है, आप शरीर से स्वस्थ हैं या नहीं ताकि इस कठोर तप को आप कर पाएं। क्यों? क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर है
जो भी किसी भी कर्तव्य के लिए, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी लक्ष्य के लिए, किसी भी धर्म साधना के लिए प्रथम साधन है। अर्थात शरीर यदि स्वस्थ है तभी अन्य कार्य है। तो सोचिए उस समय की ये सोच जो आज हमारे लिए उद्देश्य वाक्य है। हम उस कालिदास के विषय में जान रहे हैं जिनके विषय में कई प्रकार के कथन प्राप्त होते हैं। इनको काव्य जगत में दीप शिखा नाम से जाना जाता है। अब ये दीप शिखा क्या है? हम आप अपने इर्द गिर्द अपने दोस्त मित्रों के नामों में दीप शिखा शब्द जरूर पाते होंगे, लेकिन दीप शिखा शब्द वस्तुतः है क्या? तो दीप शिखा कालिदास कहा गया। इसी प्रकार अनामिका सार्थवती बभूव, ये अनामिका शब्द है, उनकी सार्थकता उनको जानेंगे। इससे महाकवि कालिदास को रिलेट किया जाता है। और महाकवि बाणभट्ट जो कि 7वीं शताब्दी में हुए, श्री हर्षवर्धन के ये मित्र थे, उनके दरबार में थे, उनके समकालीन थे। और वे महाकवि कालिदास के विषय में लिखते हैं कि निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुर सांद्रासु मंजरीष्विव जायते। तो इस प्रकार से जिस महाकवि के गुणगान में उपाधियां हो, उपनाम हो, प्रशंसा हो, सम्मान हो, निस्संदेह वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वह निस्संदेह एक विशिष्ट व्यक्तित्व है। और उस विशिष्ट व्यक्तित्व का नाम है महाकवि कालिदास। हम सबसे पहले इनके काल को जानने की कोशिश करते हैं कि ये कब हुए। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि सामान्य बात भी जो कथन है उनके विषय में भी हम कह देते कि यह कथन हमें वेदों में प्राप्त होता है। ये गलत है। बिना संदर्भ के हम किसी चीज का, बिना सत्यापन के किसी भी चीज को हम वेद से रिलेट न कर दें। हर कथन को संस्कृत में कोई भी 2 वाक्य कह दें, हम कह बैठते हैं कि ये तो वेदों में कहा गया है। इसी प्रकार से महाकवि कालिदास के विषय में जिस व्यक्ति ने जिस रूप से कालिदास को देखा, उसी रूप से उसी प्रकार उनके काल के विषय में टिप्पणी करनी शुरू कर दी। महाकवि कालिदास का काल सर्वथा अज्ञात है। हम संभावनाओं के आधार पर, हम अनुमान के आधार पर, या उनके द्वारा छोड़े गए कुछ प्रमाणों के आधार पर उनके काल को सुव्यवस्थित करने का यथासंभव प्रयास करते हैं। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि वह प्रयास, वह निर्णय सर्वमान्य हो। क्यों? क्योंकि इनका काल सुव्यवस्थित नहीं है। यद्यपि कई रूप में इनके कालों को देखा जाता है, लेकिन एक सामान्य जो अवधारणा है वो 3 है: ईशा पूर्व मत, गुप्त काल और विक्रमादित्य का सानिध्य। बल्कि इसे हम 2 ही रूप में देखें, ईशा पूर्व मत और गुप्त काल। चूंकि ईशा पूर्व मत है तो इसलिए उनके समर्थन में एक विक्रमादित्य राजा का नाम आता है, इसीलिए हम उनको विक्रमादित्य का सानिध्य से उसका समर्थन करते हैं। तो काल विषयक प्रमुख सर्वप्रचलित सर्वमान्य 2 ही मत मिलते हैं। एक वर्ग एक मत का समर्थन करते, एक वर्ग दूसरे मत का समर्थन करते। लेकिन इसके साथ ही अन्य और कई मत हैं। कई तो 6वीं शताब्दी, कई 10वीं शताब्दी तक के मत हमें मिलते हैं जिसमें महाकवि कालिदास को माना जाता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति, किसी भी कवि, किसी भी काव्य, किसी भी संस्था का यदि काल निर्धारण करना होता है तो हम सर्वप्रथम एक कार्य करते हैं, और वह है सीमा का निर्धारण। एक है ऊपरी सीमा, हम अपर लिमिट, कि यहां उससे पूर्व नहीं हो सकते, और दूसरा है निम्न सीमा, लोअर लिमिट, यानी उसके बाद नहीं हो सकते। जैसा मित्रों अभी मैंने महाकवि बाणभट्ट को कोट किया, और कोट करने के क्रम में मैंने उनका एक श्लोक आप लोगों को सुनाया कि निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु, कि वहां पर उन्होंने कालिदास के सम्मान में कालिदास पद का नाम, उन्होंने कालिदास नाम उन्होंने लिया है। अर्थात बाणभट्ट से निस्संदेह पूर्व महाकवि कालिदास हो चुके होंगे, इसलिए उन्होंने कालिदास का नाम लिया। और इसका एक और समर्थन हमें मिलता है, वह समर्थन इस रूप में मिलता है कि बाणभट्ट के ही समकालीन थे हमारे रविकीर्ति। ये भी एक कवि हुए हैं जो कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन थे।
और पुलकेशिन द्वितीय के सम्मान में एक अभिलेख पर इन्होंने कई पद्य लिखे। उन्हीं पद्यों में से एक पद्य में उन्होंने महाकवि कालिदास का स्मरण किया है, उन्हें महाकवि के रूप में याद किया है। भारवी, रविकीर्ति और कालिदास, इन तीनों का नामोच्चारण वहां पर नामोल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो ऊपर जहां तक निम्न सीमा की बात हुई कि हर्षवर्धन के समकालीन हैं पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन के मित्र बाणभट्ट जो है वे कालिदास का स्मरण करते हैं ठीक उसी काल में, और ठीक उसके विपरीत उससे दूर, यानी बाणभट्ट कन्नौज में है, बाणभट्ट उत्तर भारत में है, और जो रविकीर्ति हैं पुलकेशिन द्वितीय वे ऐहोल में हैं, कर्नाटक में हैं। तो यहां से देखेंगे कि वहां भी कालिदास की प्रसिद्धि है और यहां भी कालिदास की प्रसिद्धि है, और दोनों कालिदास का स्मरण करते हैं एक ही कालखंड में, लेकिन भौगोलिक सीमा अलग अलग है। इसका यह अर्थ है कि कालिदास की प्रतिष्ठा की अनुगूंज पूरे भारत में हो रहा था। अर्थात अगर उत्तर भारत में उनकी प्रतिष्ठापना थी तो दक्षिण भारत में लोग उसे जान रहे थे, और दक्षिण भारत के ही पुलकेशिन द्वितीय के काल में उनके नामों का उल्लेख किया जा रहा है। तो हम जो निम्न सीमा है ये 636, 632, 606 इससे पूर्व लेकर के चलेंगे, अर्थात महाकवि कालिदास 7वीं शताब्दी से पूर्व हो चुके थे। अब जो ऊपरी सीमा है हम वो कहां तक ले जाएंगे? तो ऊपरी सीमा के संदर्भ में भी स्वयं महाकवि कालिदास प्रमाण देते हैं कि मैं इससे पहले नहीं हो सकता। अब वो क्या काल होगा? महाकवि कालिदास ने एक ग्रंथ की रचना की है जिस ग्रंथ का नाम है मालविकाग्निमित्रम। अब इसके दो अर्थ हम लेंगे। मालविकाग्निमित्रम पर उन्होंने नाटक लिखा, उस नाटक का जो नायक है वो अग्निमित्र है, और उस नाटक में ही हमें बखूबी साक्ष्य और प्रमाण मिलता है जहां पर महाकवि कालिदास ये कहते पाए जाते हैं कि अग्निमित्र का जो पुत्र है वो वसुमित्र है, और अग्निमित्र के जो पिता हैं वो पुष्यमित्र शुंग है। तो ये दो चीजें हमें मिल रही है बातें, अर्थात अग्निमित्र को आधार बना करके जो व्यक्ति एक काव्य, एक नाटक का निर्माण कर रहा है, या तो वे उनके समकालीन होंगे, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार बाणभट्ट ने हर्षचरितम की रचना की, और वो इसलिए हर्षचरितम की रचना की क्योंकि वो श्री हर्ष के समकालीन थे। तो उसी रूप में चूंकि अग्निमित्र को आधार बना करके नाटक लिखा जा रहा है, तो एक परिकल्पना की जा सकती है कि महाकवि कालिदास अग्निमित्र के समकालीन थे, अन्यथा अग्निमित्र से बाद हुए होंगे। तो अब क्या हुआ कि हमने दोनों सीमाओं का निर्धारण कर लिया। ऊपरी सीमा अग्निमित्र से पहले नहीं होंगे, और निचली सीमा, निम्न सीमा, लोअर लिमिट, जो कि बाणभट्ट और रविकीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बाद नहीं हो सकते। अब अगर इन दोनों के काल को देखें तो जहां हमने 7वीं शताब्दी की चर्चा की महाकवि कालिदास की निम्न सीमा के लिए, तो अगर हम ऊपरी सीमा का काल निर्धारण करें तो पतंजलि ने अपने महाभाष्य में पुष्यमित्र शुंग की चर्चा की है, जिन्होंने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की, और वह काल जो है 180 बीसी का काल है। अगर हम यह मान के भी चलें कि 10-20 वर्षों तक उन्होंने शासन किया, उसके बाद अग्निमित्र ने शासन किया, तो 160, 150, 140 ईस्वी पूर्व हम कालिदास की ऊपरी सीमा का निर्धारण करते हैं। अब ये जो लगभग और लगभग जो 850 वर्ष है, अब हमें कालिदास को इन्हीं 850 वर्षों के मध्य कहीं भी फिट करना होगा, न इससे ऊपर ले जाना होगा न इससे नीचे ले जाना होगा, क्योंकि हमारे सामने स्पष्ट प्रमाण मिलता है। अब दूसरा तर्क लेते हैं। महाकवि कालिदास ने अपने इसी मालविकाग्निमित्रम में अपने से पूर्ववर्ती 3 कवियों का उल्लेख किया है नाम से, और वह नाम है भास, सौमिल्ल और कविपुत्र। ठीक है, संस्कृत काव्य जगत में सौमिल्ल और कविपुत्र के ग्रंथों की प्राप्ति न होने के कारण उस पर विमर्श बहुत अधिक हमें नहीं मिलता। हम इतना जरूर जानते हैं कि ये दोनों के दोनों कवि या काव्य की रचना करने वाले व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन जिनके नामों की बहुधा और सर्वाधिक चर्चा होती है वे है महाकवि भास,
जिन्होंने संस्कृत काव्य जगत को 13 नाटक दिए। उन्हीं नाटकों में एक नाटक है स्वप्नवासवदत्तम, जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध है। भगवान राम के चरित्र को आधार बना करके उन्होंने 2 नाटकों की रचना की, प्रतिमा और अभिषेक। तो इस तरह से महाकवि भास जो है किसी भी परिचय की अपेक्षा नहीं रखते, वो सर्वथा ज्ञात नाटककार हैं और महाकवि कालिदास ने उनका नामोल्लेख अपने काव्य में किया है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम भास का काल क्या माने। प्रश्न यहीं पर है, जो परेशानी भास के काल निर्धारण में है वही परेशानी कालिदास के काल निर्धारण में है कि भास का काल क्या माने। क्या भास का काल हम गुप्त पीरियड से पहले माने या भास का काल हम पुष्यमित्र शुंग से पहले माने। लेकिन जो भी है, अगर एक सामान्य दृष्टि देखें तो कालिदास को भास के बाद ही रखना पड़ता है। एक और इसके साथ तर्क आता है, संस्कृत में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध कवि हुए हैं जिन्होंने संस्कृत में काव्यों की रचना की है और उस कवि का नाम है अश्वघोष। अब अश्वघोष जो हैं उनके 2 बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, अन्यथा अन्य भी ग्रंथ हैं, लेकिन जो 2 सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य है वे है सौंदरनंद और दूसरा है बुद्धचरित। ये दोनों काव्य जो भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा पर आधारित है, उनके उपदेशों पर आधारित है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार या बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है उनके प्रचार प्रसार को लेकर के इस ग्रंथ का परिवर्धन किया गया है। और ये जो अश्वघोष हैं इनको कनिष्क का समकालीन माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी उस संगीति में वे उपाध्यक्ष थे और वो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी वो कनिष्क के समय में हुई थी। अब ये है कि हमने अश्वघोष की चर्चा यहां पर क्यों की। अगर हम कनिष्क के पीरियड को लेकर के चले तो सामान्य इतिहासकार उनको 78 AD का मानते हैं, 78 ईस्वी का मानते हैं कनिष्क को। और अगर अश्वघोष को हम कनिष्क का समकालीन मानेंगे तो उनको भी हम कह सकते हैं कि वो 1st सेंचुरी AD के हैं, 78 ईस्वी के समकालीन हैं। लेकिन कालिदास से क्या इनका संबंध है? तो संबंध बनाने का प्रयास किया जाता है और वह प्रयास इस रूप में है कि दोनों के काव्य में एक प्रतिबिंब दिखता है दोनों कवि का। मैंने दोनों के काव्यों में दोनों कवियों का प्रतिबिंब होना फेलेशियस सेंटेंस बनता है, पॉसिबल नहीं है। या तो दोनों एक ही साथ रहते हों, एक ही घर में रहते हों, मित्र हों, तो एक दूसरे की अभिव्यंजना को एक दूसरे ने कॉपी कर ली हो। अगर ऐसा मान के चलें तो दोनों समकालीन हुए, और अगर दोनों समकालीन हुए तो 78 ईस्वी यानी कनिष्क काल आसानी से निर्धारण किया जा सकता है महाकवि कालिदास का। लेकिन संस्कृत काव्य जगत में, संस्कृत समीक्षा जगत में, संस्कृत साहित्य के इतिहास में इस पर किसी ने दृष्टि डाली ही नहीं कि अश्वघोष और कालिदास समकालीन हो सकते हैं। लेकिन तर्क बनता है, मैं थ्रो कर रहा हूं तर्क को, लेकिन आवश्यक नहीं कि मैं इस तर्क का समर्थन कर रहा हूं। लेकिन जो दूसरा पक्ष है जो इससे लेने की बातें आती है कि चतुर्थ सर्ग सौंदरनंद में एक वर्णन है नंद का। उस नंद के वर्णन के क्रम में अश्वघोष लिखते हैं, तम गौरवम बुद्धगतम चकर्ष भार्यानुरागः पुनराचकर्ष सो निश्चयान्नापि ययौ न तस्थौ तरंगेष्विवराजहंस। कि ऐसी स्थिति थी, ऐसी किंकर्तव्य विमूढ़ता थी कि नंद न आगे जा पा रहा था न नंद पीछे लौट पा रहा था। तो न ययौ न तस्थौ, ये बड़ी सुंदर अभिव्यंजना है। किसी भी व्यक्ति की मनस्थिति, जब व्यक्ति डिलेमा में होता है, जब व्यक्ति किंकर्तव्य विमूढ़ होता है, जब व्यक्ति निर्णय ना ले पाने की स्थिति में होता है, तो उनके लिए यही मुहावरा प्रयोग किया जाता है, न ययौ न तस्थौ, न तो आगे बढ़ पाया न वहां पर टिक पाया। यही अभिव्यंजना महाकवि कालिदास ने कुमार संभवम के 5वें सर्ग के 86वें पद्य में की है, 86th वर्ष में, कि तम वीक्ष्य वे पतुमथीम सरसांग यष्टिर निक्षेपणाय पदमुद्धृत मुद्वहंती मार्गाचल व्यतिकराकुलिते व सिंधु शैलाधिराज तनया न ययौ न तस्थौ। जिसको अपने वर के रूप में मान स्वीकार करने के लिए पार्वती ने तपस्या की, वही व्यक्ति उसके सामने खड़ा है और पीछे से भगवान शिव उसका हाथ पकड़ लेता है कि कहां जा रही हो। उस समय जो पार्वती की मनोदशा है
कि पार्वती को एक और लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है, और पार्वती जिस प्रकार उस श्रृंगार प्रेम में पसीने से लथपथ है, उस समय की जो मनोदशा है, न उसके पैर आगे बढ़ रहे थे न पैर पीछे आ रहे थे। तो वहां पर भी न ययौ न तस्थौ है। ये दोनों जो प्रसिद्ध है, मैं उसकी चर्चा आपके सामने कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे मुहावरे हैं, कई ऐसे प्रयोग हैं जो दोनों की अभिव्यंजना को एक रूप में अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन कई लोगों ने कहा कि यह कालिदास का प्रभाव है, अश्वघोष का प्रभाव है कालिदास के ऊपर में। अगर इस तर्क को मानते हैं कि अश्वघोष का प्रभाव है कालिदास के ऊपर में, तब तो यह बात हुई कि अश्वघोष के बाद कालिदास को मानना पड़ेगा। और यदि अश्वघोष के ऊपर कालिदास के प्रभाव को माने तो यह तर्क आएगा कि कालिदास जो है वे अश्वघोष के पूर्ववर्ती हैं। विमर्श के बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे विंडो हैं जिसको पकड़ के निर्णय ले पाना बहुत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि अब अगर हम भाषा शैली की दृष्टि से देखें तो अश्वघोष की भाषा से कालिदास की भाषा कहीं अधिक प्रौढ़ है। और इस रूप में जो भाषा वैज्ञानिक चिंतन है वो हमेशा यह कहेगा कि नहीं, कालिदास जो है वो अश्वघोष के परिवर्ती हैं, तभी उनकी भाषा में इतना अधिक प्रौढ़ता है। इसका यह मतलब नहीं कि कठिन भाषा है, प्रांजलता है, सौंदर्य है, अभिव्यंजना जो है वो ज्यादा परिष्कृत है अश्वघोष से। अश्वघोष की भाषा बड़ी ही सरल है, बोलचाल की भाषा है, सीधी भाषा है, हल्की भाषा है, बहुत अधिक प्रयोग नहीं है। जैसे आम व्यक्ति हम लोग आप लोग जैसे शेरो शायरी की भाषा होती है, मानो उस भाषा में अश्वघोष का काव्य आगे बढ़ता है। अब ऐसी स्थिति में हमें अश्वघोष को कालिदास के पूर्व रखना पड़ता है, कालिदास से पहले ले जाना पड़ता है। तो एक बार फिर बात आ गई जो हमने कहा कि हमें स्क्वीज करना होगा। हम अग्निमित्र के नीचे आ रहे हैं, अश्वघोष के बाद अब कालिदास को ले रहे हैं। ये सारे कुछ तर्क हैं जो जिनकी ओर मैं संकेत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके साथ ही कालिदास के काव्य जो है वो विशुद्ध रूप से भारतीयता, सनातन परंपरा को समर्पित है। उनमें कहीं भी बौद्ध संस्कृति का प्रभाव नहीं दिखता, कहीं भी वे बौद्ध को ये करने के प्रयास में नहीं दिखते। इसी तरह से अगर निम्न सीमा की हमने बात की, अब इसके बाद देखेंगे कि अग्निमित्र एक पक्ष आता है और इस पक्ष के कई व्यक्ति जो है प्रबल समर्थक हैं कि जो अग्निमित्र के समकालीन होना और जो कालिदास के काव्यों में प्रेम की भावना देखी जाती है, जो कालिदास के काव्यों में श्रृंगार और सौंदर्य की भावना देखी जाती है, वो कहीं कहीं ऐसा अभिव्यक्त करता है कि शायद ये पुष्यमित्र शुंग के दामाद रहे हों, और अन्यथा पुष्यमित्र शुंग की पुत्री अग्निमित्र की भगिनी से कालिदास का प्रणय संबंध रहा होगा, जिस प्रणय को परिणति नहीं मिली होगी। तो इस रूप में भी लोग अपनी कल्पनाओं में लेकर के चलते हैं। लेकिन इन दोनों पक्षों के बीच में हमारे पास कोई आधार भूमि नहीं है, कोई संकेत नहीं है, कोई ऐसा तर्क नहीं है जिनको हम सिद्ध कर ही दें, एक्सेप्ट ये कि अग्निमित्र के समकालीन रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अग्निमित्र को आधार बनाकर उन्होंने नाटक की रचना की है। दामाद आदि वाली बातें ये कहीं से सटीक बैठती नहीं। फिर उसके बाद आगे जो सर्वाधिक और इसमें प्रमुख विषय है कि मालविकाग्निमित्र में जो विषवर्णित विषय वस्तु है, जिस प्रकार की उसमें रिफ्लेक्टेड हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के आधार पर अग्निमित्र का समकालीन भी इन्हें ठहराया नहीं जा सकता। इसके साथ ही यदि अग्निमित्र के समकालीन होते, जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, हम महाभाष्यकार पतंजलि को पुष्यमित्र शुंग के समकालीन मानते हैं, हमें इनके उल्लेख प्राप्त होते हैं,
लेकिन अग्निमित्र इनके समकालीन रहे होंगे ऐसा उल्लेख प्राप्त नहीं होता। और काव्य परंपरा में परवर्ती पुरुषों को, लीजेंड को आधार बना करके, पूर्ववर्ती लीजेंड को आधार बना करके काव्य लेखन की परंपरा रही है। अगर भास ने उदयन को आधार बना करके स्वप्नवासव दत्तम और प्रतिज्ञा योगंधरायण की रचना की है, तो इस आधार पर उनको 5th सेंचुरी BC का सिद्ध करना मुश्किल होगा। वे उस काल के नहीं थे। तो ये जो चीज है, इसलिए कि अगर किसी ने किसी व्यक्ति को नायक बना करके काव्य की रचना कर दी, इसलिए वे उनके समकालीन रहे होंगे, यह सिद्ध कर पाना जरा दुष्कर कार्य है। अन्यथा अगर इस तरह की चीजें होती, अग्निमित्र आदि का होता, तो इसका संकेत वे अपने अन्य काव्यों में भी देते। अन्य ग्रंथों में अग्निमित्र विषयक कोई संकेत प्राप्त नहीं होता। ऋतु संहार में कोई नायक नायिका नहीं, किसी भी प्रकार का जो चारित्रिक संकेत है हमें प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार से हम अगर मेघदूतम में देखते हैं, अग्निमित्र की ओर कोई भी इशारा नहीं है। जिस प्रकार मेघदूतम में एक एक स्थल का वर्णन किया है, उनसे संबद्ध राजाओं, उनसे संबद्ध लोक गाथा का हमें विश्लेषण प्राप्त होता है, वे चाहते तो अग्निमित्र का भी वर्णन उसमें दे सकते थे, नहीं दिया उन्होंने। जो दुष्यंत परक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उनको भी हम आप सभी जानते हैं कि वह किसी ऐसे इतिहासकार या इतिहास के किसी चरित्र की ओर संकेत नहीं देता। चाहे कुमार संभवम हो, रघुवंशम हो, इसमें भी अगर अग्निवर्ण है, एक अंतिम शासक है, वहां पर नाम की सार्थकता हम मिला सकते हैं कि अग्निमित्र अग्निवर्ण एक रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अग्निमित्र एक श्रेष्ठ शासक के रूप में भारतीय इतिहास में गिना जाता है। और अग्निवर्ण जो है वो अपने दुष्कृत्यों के कारण जो रघुवंशी राजाओं में सबसे निंद्य राजा के रूप में, सबसे निंदित राजा के रूप में अग्निवर्ण जाना जाता है। तो इसलिए अग्निमित्र और अग्निवर्ण से भी हम साम्य नहीं निकाल सकते। दूसरे शब्दों में महाकवि कालिदास ने अग्निमित्र विषयक कोई भी संकेत किसी अन्य ग्रंथ में नहीं दिया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि महाकवि कालिदास अग्निमित्र के समकालीन थे। नहीं। तो मैं इसका खंडन यहां पर करता हूं कि अगर किसी ने इस प्रकार के मत का प्रवर्तन किया है, ये उनकी भावना हो सकती है, उनकी भावना का सम्मान हम करते हैं, हम उनके वैदुष्य, उनके शोध का सम्मान करते हैं, लेकिन हम उनके निर्णय का समर्थन नहीं करते कि अग्निमित्र के समकालीन महाकवि कालिदास रहे होंगे। इसके बाद जो सर्वाधिक प्रमुख मत आता है वह है ईसा पूर्व विषयक मत। मित्रों, ये एक सुदीर्घ परंपरा है, इसमें कई सारे तर्क हमें प्राप्त होते हैं, इसका विश्लेषण हम अनंतर करेंगे। अभी तक आप लोगों ने जो ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। हम मिलते हैं फिर से।